Hello students, this is Manish Kumar Nema from Government Excellence School दमोह। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो क्वेश्चन बैंक्स आपको एमपी बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं क्लास 11th के लिए, उसके डू एज डायरेक्टेड पर हम बात करेंगे। यदि आप 11th क्लास का क्वेश्चन बैंक देखेंगे और डू एज डायरेक्टेड वाले पोर्शन में पहुंचेंगे तो यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस। द फर्स्ट क्वेश्चन इज वी डिड इट। तो डू एज डायरेक्टेड में आप क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया इंस्ट्रक्शन भली भांति पढ़ लेंगे। इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ने के बाद आप दिए गए क्वेश्चन को अच्छा कर पाएंगे। क्वेश्चन है वी डिड इट और इसको निर्देश दिया है इंस्ट्रक्शन हैज़ बीन गिवन दैट चेंज इनटू नेगेटिव। जब भी किसी वाक्य का नेगेटिव अंग्रेजी में बनाना होता है तो उस वाक्य में नॉट की आवश्यकता होती है। अंग्रेजी में वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए बहुत सारे शब्द हैं। नॉट है, नेवर है, अनलेस है, नॉट ओनली बट ऑल्सो है, बहुत सारे हैं। हम सेंटेंस का नेगेटिव NOT नॉट से बनाते हैं, लेकिन ये नॉट अकेला नहीं आता है, ये अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है। यहाँ पर देखिए, अगर हम सेंटेंस देखें तो यहाँ लिखा है वी डिड इट। इसमें किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है। यहाँ सब्जेक्ट है वी और यहाँ पर जो डिड है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है और इसे पास्ट फॉर्म भी कहते हैं और इट जो है वो ऑब्जेक्ट है। अब जब हमें मैन वर्ब मिलती है और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलती तो हम मैन वर्ब से जाकर ही पूछते हैं कि आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है। ध्यान दीजिए, यहाँ डिड सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है डू, सेकेंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म होता है डन। यदि यहाँ डू होता तो हम उसको फर्स्ट मानते और उससे पूछते कि भाई तुम्हारी सहायक क्रियाएँ कौन सी हैं। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की सहायक क्रियाएँ जो नेगेटिव सेंटेंस बनाती हैं वो होती हैं डू और डज, और वर्ब के सेकेंड फॉर्म की सहायक क्रियाएँ जो उसका नेगेटिव बनाता है वो है डिड नॉट। ध्यान दीजिए, डिड नॉट और डज नॉट और डू नॉट, ये तीनों जो है ये काम करते हैं वर्ब के फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म के घर में। अब देखिए सेकेंड फॉर्म है तो निश्चित रूप से हम अपना नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम यहाँ पर डिड नॉट का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे डिड नॉट। ये हमारा डिड नॉट आ गया वर्ब का हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद मैन वर्ब लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा, जब जब अंग्रेजी वाक्यों में डिड नॉट का प्रयोग हो जाता है तो फिर हम यहाँ पर सेकेंड फॉर्म नहीं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को रखते हैं। ये नियम है, ध्यान देना कि जब भी किसी भी अंग्रेजी वाक्य में डिड नॉट या डज नॉट, डिड नॉट और डज नॉट, ध्यान से सुनिएगा, डिड नॉट और डज नॉट यदि आता है या जाता है तो इसका प्रभाव मुख्य क्रिया पर पड़ता है। अंग्रेजी में 29 हेल्पिंग वर्ब हैं। देयर आर 29 हेल्पिंग वर्ब्स इन इंग्लिश, बट दो वर्ब बड़ी बदमाश हैं और वो बदमाश वर्ब है डज नॉट और डिड नॉट। ये बदमाश क्यों है? क्योंकि जब ये आते हैं तो वर्ब के फॉर्म को प्रभावित कर देते हैं। देखिए डिड नॉट आया, हमने वर्ब के सेकंड फॉर्म को लिख दिया डू। ये क्यों लिख दिया? क्योंकि जब डिड नॉट आ जाता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म में चेंज होता है। अब हम यहाँ पर लिख देंगे कर्म क्या, इट और फुल स्टॉप लगा देंगे। पूरा पंक्चुएट किया करें आप सेंटेंस, फुल स्टॉप भी लगाया करें जिससे आपको परीक्षा में पूरे अंक मिले। हमारा आंसर बन गया वी डिड इट का वी डिड नॉट डू इट। आपको बता दें बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा नेगेटिव वाक्य यहाँ पर डिड, डू और डज लगाकर दिए जाते हैं। तो आप एक बात याद रखिए, जिन लोगों को अभी पढ़ाई में कम समय है तो एक ट्रिक याद रखेंगे। यदि आपको सब्जेक्ट के बाद डू मिले, डिड मिले या डज मिले, ध्यान से सुनना, यदि आपको अंग्रेजी वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डू मिले, डज मिले या डिड मिले और आपसे कहा जाए कि आपको नेगेटिव बनाना है तो कुछ नहीं, आप घर से एक नॉट और एक डू घर से ले जाएंगे। एक नॉट और एक डू। देखिए हमने डिड के बाद क्या लगा दिया, नॉट, और फिर डू लगा दिया। अगर यहाँ डू भी लिखा होता तो हम लिख देते डू नॉट डू। अगर यहाँ डज लिखा होता तो हम लिख देते डज नॉट डू। तो आपको कुछ नहीं, आपको ये वाक्य एमपी बोर्ड जरूर देता है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, डिड नॉट लगाने के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा देते हैं, डज नॉट लगाने के बाद वर्ब में SES भी जोड़ आते हैं, जो बिल्कुल भी संभव नहीं है अंग्रेजी में। चलिए लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज ही टीचेस इंग्लिश और इंस्ट्रक्शन है चेंज इनटू नेगेटिव। अब हमें फिर नेगेटिव वाक्य बनाना है। हमने जल्दी से ढूंढा, यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब इस वाक्य में नहीं है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में ही है, यहाँ टीचर्स के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और इंग्लिश के रूप में ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के नेगेटिव डू और डज बनाते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि मेन वर्ब में क्या जुड़ा है। यदि मेन वर्ब में SES है
तो आपका वाक्य डज नॉट से बनेगा। अब हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में, ही के बाद लिखेंगे डज नॉट, और डज नॉट के बाद अब ध्यान से, ये बात बहुत ध्यान देने वाली है जिसको मैं डबल अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप टीचर्स में से ES को हटा लेंगे क्योंकि आगे डज नॉट आ गया। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, दो ही क्रियाएं मुख्य क्रिया को प्रभावित करती हैं और वो हैं कौन सी, डज और डिड। डज और डिड का आना वाक्य में मुख्य क्रिया को प्रभावित करता है, और जब ये जाते हैं तो मुख्य क्रिया को प्रभावित करते हैं। वो प्रभाव क्या है, छोटा सा है। यदि डिड नॉट आ जाता है तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में चेंज हो जाती है, यदि डज नॉट आ जाता है तो वर्ब से SES हटाना पड़ता है। बस इतना सा छोटा सा रूल है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो हमने ये इंग्लिश लिख दिया और फुल स्टॉप लगा दिया और हमारा आंसर तैयार हो गया। ही डज नॉट टीच इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं पढ़ाता है। यहाँ था ही टीचेस इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ाता है, नेगेटिव हो गया, ही डज नॉट टीचेस इंग्लिश। ओके, चलिए अब चलते हैं नंबर 3 पर। थर्ड नंबर का सेंटेंस है, राजा क्राइड फॉर मिल्क। राजा क्राइड फॉर मिल्क, यानी राजा नाम का लड़का दूध के लिए रोया। क्राई का मतलब चिल्लाना भी होता है, क्राई का मतलब रोना भी होता है। यहाँ क्राई कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है, और राजा यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, और फॉर मिल्क ये ऑब्जेक्ट है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। देखिए करना क्या है, इंसेक्शन पढ़िए, चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। चेंज इनटू प्रेजेंट इंडेफिनिट। यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें वाक्य बनाना है तो अब हमें सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक फॉर्मूला होता है। अब हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर लगाते हैं। राजा हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन क्राई तो सेकंड फॉर्म है, हमें चाहिए इसका फर्स्ट फॉर्म। तो अब हम यहाँ पर लिखते हैं क्राई। अभी मैं क्राई लिख रहा हूँ, अभी आप ये मत समझिए कि गलत हो रहा है, मैंने क्राई लिख दिया। लेकिन अब क्या है, अंग्रेजी में कोऑर्डिनेशन चलता है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए। तो अब हम क्राई वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं। देखिए कैसे, हम वाई को आई में बदल देंगे और फिर ES लगा देंगे, तो हमारी ये जो वर्ब है क्राई, ये क्राइज हो जाएगी, और फिर जो ऑब्जेक्ट है उसको ज्यों कहते हो लिख देंगे और हमारा सेंटेंस तैयार हो जाएगा। सेंटेंस तैयार हो गया, राजा क्राइज फॉर मिल्क। बड़ा आसान है, ध्यान दीजिए, जो वर्ब बाय पर ख़त्म होते हैं उनके अगर हमें SES जोड़ना है तो बाय को आई में बदल देते हैं और ES लगा देते हैं। लेकिन ये सबके साथ नहीं होता, क्यों, क्योंकि जैसे प्ले है तो प्ले में वाई आता है, लेकिन हम जब प्ले में S लगाते हैं तो प्ले के बाद बाय के बाद ही S लगा देते हैं। लेकिन अभी आपने देखा क्राई, तो यहाँ पर अगर हम क्राई लिखा है तो वाई को आई में बदलेंगे, फ्राई लिखा है तो वाई को आई में बदलेंगे, फ्राई, फ्राई यानी तलना, तो फ्राइज हो जाएगा। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। उन्होंने, बोर्ड ने आपको क्यों क्राइड वर्ब दी जानते हैं, इसलिए दी क्योंकि आप क्राई में वापस में S बस लगा दो, लेकिन क्राई में S नहीं, हम बाय को आई में बदल कर ES लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा और ध्यान से करिएगा। आपके ग्रामर के नंबर जस्ट लाइक मैथमेटिक्स में जो नंबर मिलते हैं वैसे ही होते हैं। थोड़ा गलत हुआ, गलत पूरा, फुल स्टॉप लगा देंगे। अंतिम सेंटेंस देखिए, चौथे नंबर का सेंटेंस है, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। दे आर प्लेइंग फुटबॉल में अब आप इंस्ट्रक्शन देखिए, लिखा है चेंज द बॉयज़। अब हमें बॉयज़ चेंज करना है, तो बॉयज़ चेंज करने के लिए सबसे पहले आप वाक्य को एनालाइज करिए कि कौन क्या है। यहाँ पर देखिए, दे क्या है, सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर प्लेइंग मैन वर्ब है, और आपका फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। जब आप ये एलिमेंट्स निकाल लेते हैं तो केवल 5 रूल होते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के। देखिए कैसे, पहला रूल ये है कि हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में बदलना है। आपने क्रिकेट देखा होगा, क्रिकेट में क्या करते हैं, क्रिकेट में जैसे ही एक बैट्समैन जो होता है वो स्ट्रोक लगाता है तो वो भाग करके इधर आ जाता है, और जो दूसरा होता है नॉन स्ट्राइक पर होता है वो आगे आ जाता है। इससे क्या होता है, दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और रन बन जाता है। ऐसे ही एक्टिव और पैसिव वॉइस में होता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हम इस बैट्समैन से कहेंगे कि तुम वहाँ जाओ, और इस बैट्समैन से कहेंगे यहाँ आओ, तब रन बनेगा। तो हम सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे फुटबॉल को, आगे। फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको आगे ले जाएंगे, और दे को लाएंगे पीछे, तो ये देम हो जाएगा, क्योंकि दे सब्जेक्टिव केस होता है और देम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो दे का देम, ही का हिम, शी का हर, है ना, आई का मी, ये हो जाते हैं। अब हमें दूसरा नियम लगाना है। दूसरा नियम बड़ा आसान है, हम जो नया ऑब्जेक्ट है उसके पहले बाय लगा देंगे, ठीक। तीसरा नियम अखंड नियम है।
पैसिव वॉइस में क्रिया का तीसरा रूप ही प्रयोग होता है। Whenever we make the passive voice, we always use the third form of main verb. This is the specification of the passive voice. Is it clear? So यहाँ पर playing जरूर लिखा है, हम यहाँ लिखेंगे played। ये देखिए हमारा 80% पैसिव वॉइस तैयार हो गया है। अब थोड़ी सी बात यहाँ बची है, ये बहुत मेन हिस्सा है जहाँ पर आपको अच्छे से काम करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको किस प्रकार की मेन वर्ब मिली है, उस अनुसार इसकी हेल्पिंग वर्ब आप लगाएंगे। जैसे अगर यहाँ फर्स्ट फॉर्म मिलता है आपको एक्टिव वॉइस में तो आप इज एम आर लगाएंगे, यदि सेकंड फॉर्म मिलता है तो वॉज वर लगाएंगे। लेकिन अभी यहाँ इज एम आर और वर्ब का आईएनजी फॉर्म दिया है, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसी को यहाँ लिखना है। तो अगर अपन आर लिखेंगे तो फुटबॉल एक ही है, लेकिन हम फुटबॉल के लिए क्या लगाएंगे, इज, क्योंकि फुटबॉल एक है। लेकिन यहाँ पर क्या था पहले दे, तो हम यहाँ इज लगा देंगे और इसके बाद लगा देंगे बीइंग, और इज बीइंग लिख करके हमारा वाक्य पैसिव वॉइस बन जाएगा फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम, और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा वाक्य था दे आर प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन अब उसका पैसिव वॉइस क्या बना, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो ये 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, इन्हें आप पढ़िएगा, आप अपने रजिस्टर में भी करिएगा। अगर कोई आपको दुविधा हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अलग से भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।